नमस्कार। जी। सागर डायसिस इन दिनों चर्चा में है और साथ ही चर्चा में है सागर के सेवाधाम का एक मामला, जहां देशराज गायकवाड़ ने शिकायत की है कि उनके बच्चे को सेवाधाम आश्रम में गौमांस खाने के लिए और क्रॉस पहनने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही उसे बाइबल भी पढ़ाई गई जबर। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है संस्था पे, लेकिन उसके आगे भी और कई विषय हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। आज इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़े हैं। आप लंबे समय से सेवाधाम आश्रम के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर आपकी शिकायतें सुनी गई हैं। सबसे पहले तो ओंकार जी, आपको शुभकामनाएं कि आपके इतने लंबे प्रयास के बाद अब ये मामले रोशनी में आ रहे हैं, इन मामलों के बारे में बात हो रही है। जी हाँ। वैसे तो मीडिया के माध्यम से हम तक जानकारी पहुंची है, हमने खुद भी इस मामले में रिपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला अभी हुआ है, ये क्या है? जी। शॉर्ट में अगर आप हमें बता सकें। पूरा मामला ये है कि 1.5 साल पहले एक देशराज गायकवाड़ जी हैं, उनके बच्चों को एक महिला मौर्य मैडम नाम से वो लेकर के आई थी और ये कह के लाई थी कि बच्चों की अच्छा पालन पोषण होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये कहकर वो लाई थी और देशराज जी बार-बार जा रहे थे बच्चों से, बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको वहाँ से भगाया जा रहा। तो वे फिर वो संपर्क में आए हम लोगों के। हम लोगों ने फिर बाल कल्याण समिति से मिलकर के बच वो बच्चों को बाहर भी निकालना चाहते थे। बच इसके पहले वो बच्चों से मिल चुके थे। बच्चों ने कुछ बातें ऐसी की थी, तो जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। वो जैसे बच्चों को उन्होंने बताया कि गौ-मांस खिलाते हैं, सुअर का मांस खिलाते हैं, खरगोश का मांस भी खिलाते हैं। उन्होंने बताया भी ये मांस कैसे आता था, कौन ले आता था, किस प्रकार से मारा जाता था। और उन्होंने ये भी बताया था बच्चों ने कि उन्हें चर्च बार-बार ले जाया जाता है। हमेशा क्रॉस वाला लॉकेट पहनाया जाता है और बाइबल पढ़ने दी जाती है और बिस्तरों में बाइबल की पुस्तक रखी रहती है। हम लोगों ने उनकी मदद की। बाल कल्याण समिति से निवेदन किया, बाल कल्याण समिति ने मदद की, बच्चे बाहर आ गए और कुछ दिनों के बाद में या गायकवाड़ जी ने, उन बच्चों के पिता ने उस पर एफआईआर करने के लिए थाने गए। हम लोग भी साथ में गए और बड़े मुश्किल से 10-12 दिन के बाद में एफआईआर की। एफआईआर में भी फादर और एक अन्य के नाम से है, उनका कोई नाम ही नहीं है। और हमारा पुलिस से कहना था कि संस्था कोई व्यक्ति तो चलाता नहीं है शेल्टर को, संस्था चलाती है, एनजीओ चलाता है। एनजीओ के जो पदाधिकारी हैं, उनके नाम से एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अभी ये एफआईआर दर्ज हो गई है, आप खुद भी बाल कल्याण समिति के साथ जुड़े हुए हैं, बाल अधिकारों के ऊपर आपने भी लंबे समय से काम किया है। जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या वो धाराएं पर्याप्त हैं? क्या पर्याप्त एक कार्रवाई हुई है? एक धारा लगाई गई है जो बच्चों से मारपीट उत्पीड़न से संबंधित है। बच्चों के जो बयान है बाल कल्याण समिति के सामने, उन्होंने कहा है कि हमसे चारा कटवाया जाता है और बर्तन धुलवाई जाती थी। ये 79 धारा लगती है और बच्चों के साथ में जो कर्मचारी हैं संस्था के और फादर का भी नाम आया है, तो उन फादर ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। तो धारा 82 लगाई जा रही थी किशोर न्याय बोर्ड की, किशोर न्याय की। आप मुझे जरा इन धाराओं के बारे में, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप इन धाराओं के बारे में थोड़ी विस्तार से बताएंगे कि ये धाराएं हैं किस लिए, इन धाराओं में होता क्या है, तो हमारे दर्शकों को समझने में आसानी हो। पहली धारा जो उन्होंने 75 लगाई है, वो बच्चों के साथ में क्रूरता की है, मारपीट करने की है और उनके साथ गाली गलौज करने की है। ये धारा है जिसमें 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। ये धारा और उन्होंने लगाई है। हाँ, ये धारा लगाई है। धारा 79 धारा 79 में ये प्रावधान है कि बच्चों से कोई
मजदूरी नहीं करा सकता। इसमें बच्चों के जो बयान बर्तन धोने के, दूसरा उन्होंने कहा है कि उसे चारा कटवाया जाता था। ये आर्थिक लाभ के लिए है, आर्थिक लाभ के लिए है और ये इसमें 79 धारा लगेगी। मगर उनका ये कहना है कि बाल मजदूरी के लिए, तो बच्चों से मजदूरी तो कराई गई, बर्तन हाँ। धुलाए गए, चारा कटवाया गया। उन्होंने कहा और भी काम कराए जाते हैं। ये सारी धाराएँ तीनों धाराएँ लगेंगी और 82 धारा में जो कर्मचारी हैं संस्था के और वो बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो 82 धारा लगाई जाती है और इसमें भी 3 साल की सज़ा है। 79 में 5 साल की सज़ा और इसमें साथ में जुर्माना भी है। तो यहाँ पे अगर मामला धर्मांतरण से जुड़ रहा है, धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र विधेयक उसकी भी धाराएं लगनी चाहिए। वो धाराएं लगी हैं क्या? वो भी नहीं लगी, मात्र एक धारा लगाई है 75, जिसमें 3 माह की सजा और जुर्माना है। तो मतलब जब मामला इतना स्पष्ट है, जब पूरी की पूरी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि मामला धर्मांतरण से जुड़ा है, धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ा है, उसके बावजूद ये धाराएं ना लगाया जाना, मामले को एक तरीके से छोटा दिखाना, सिर्फ एक दो धाराएं लगा के रफा दफा करना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कारण लग रहा है आपको इसमें? क्रिश्चियन मिशनरी लावी बहुत स्ट्रॉन्ग, इसके संपर्क बहुत लोगों से है और हमें लगता है उनके प्रभाव में पुलिस आ गई। जो पुलिस की टीम, जो जांच टीम इस मामले में कर रही है काम, उस टीम का संयोजन कैसा है? वो टीम कौन सी है? क्या उस टीम के ऊपर भी आपको प्रभाव दिखता है ईसाई मिशनरियों का, चर्च का? बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। जो कैंट पुलिस में बाल अधिकारी है, संतोष कनासिया, ये महिला है और ये चर्च से भी जुड़े हैं। मैंने बताया आप इसके पहले कि वो आप धर्मांतरण उनका भी उनका उनका धर्म क्या है? अ, उनका कैसे? धर्म ईसाई ईसाई है ईसाई धर्म। और और पहले तो वो बयान ले रही थी ड्रेस में, तो उस पर भी मैंने आपत्ति की थी। फिर मुझे बताया गया वो बाल अधिकारी, ये 18 वर्ष से कम के वो बच्चे हैं जो बाल अधिकारी हैं, वही लेते हैं। फिर भी मैंने आपत्ति की थी कि नहीं, बाल अधिकारी हैं मगर वो क्रिश्चियन भी हैं और उनसे प्रभावित ही नहीं हैं, उनके संस्थाओं से लाभान्वित भी हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चोर को पोटली की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अजीब दुविधा है। तो इसके संबंध में आपने शायद आज ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर महोदय को। मैंने कल भी ज्ञापन दिया था, कल भी एसपी दिया। साहब को दिया था। एसपी जी। साहब ने बहुत देर तक बात भी की थी और उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया था। इसी संबंध में फिर आज हम कलेक्टर से मिले थे, क्योंकि कलेक्टर जो 18 वर्ष से के बच्चे हैं, उसके संबंध में अपील भी सुनता है। उनको सारे अधिकार है करने के और उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया। एक विषय और है जिस पे हमने अवगत कराया कि आज तक जितनी भी जांचें इनसे जुड़ी संस्थाओं की हमने की, वो सारी की सारी जांचें आज तक पूरी नहीं हुई। इन जांचों में लीपापोती की गई है या जांच को प्रभावित करने वाले लोग हमेशा सक्रिय रहे। इस कारण से ये जांच कभी पूर्ण नहीं हो पाई है। सारी जांचों शिकायतों को मिला के जांच की जाए तो अच्छा रहेगा। आपने एक बहुत जरूरी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कोई एक व्यक्ति संस्था को नहीं चलाता है, पूरा का पूरा प्रबंधन चलाता है। हाँ, तो ये जो संस्था है सेवा धाम है, इस तरह की और बहुत सारी संस्थाएं जिले में चलती हैं। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं राज्य में चलती हैं, इस तरह की और बहुत सारी संस्थाएं देश भर में चलती हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि एक संस्था का, एक आश्रम का मामला सामने आ रहा है, तो इसकी तो पूरी संभावना है कि इस तरह की घटना बाकी जगहों पे भी होती हो शायद। अ, सभी जगहों पे होती है। जैसे मैंने ये इन बच्चों को जो पहला फुसला करके जो महिला मौर्य मैडम लेके आई थी, उनका एक और जहाँ से बच्चे हैं उसके बगल के गांव में करई में एक महिला 5 साल से लापता है, आदिवासी महिला है।
उसके पति से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। उसका पति का भी कहना है कि मोहर्रम नहीं है। 2 दिन पहले सागर के पत्रकार बंधु हैं, इस खबर को कवर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे। बड़कुआ गाँव है, वहाँ से भी 3 बालिकाएँ हैं, जो ये मौर्य मैडम हैं, उनके द्वारा कई माह से लापता है। तो ये पूरा तंत्र है जो चलता रहता है, काम करता रहता है, उनका सहयोग करता रहता है। उस माध्यम से भी बच्चे उनके पास तक आ जाते हैं और आसान टारगेट है बच्चे। 18 साल से जो ऊपर हैं, उनको थोड़ा-सा कठिन है काउंसलिंग करना। मगर 18 इंच ये बच्चे अबोध बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत सरल है। नहीं, आप लंबे समय से इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने पहले भी शिकायतें की हैं। जब मैं इस खबर के बारे में रिसर्च कर रहा था तो आपकी एक 2015 की शिकायत भी सामने आई थी, जी। जिसमें आपने 2015 में इस संस्था के रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक शिकायत की थी। हाँ। तो जब हम इन चीज़ों पे काम करते हैं, तो किस-किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है? किस-किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? आपके सामने खास करके अब तक किस तरह की चुनौतियाँ आई? चुनौतियाँ तो सभी तरह। सबसे बड़ी चुनौती तो उनका प्रशासन में अच्छे से घुसपैठ है। प्रशासन उनकी मदद करता है। कभी-कभी तो अपने लोग भी जिनको अपना कहते हैं, जैसे अपनी विचारधारा के लोग हैं बहुत सारे, जो अच्छी जगह अच्छे स्थानों पे हैं, मदद कर सकते हैं, पर मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी उनकी तरफ रहते हैं और स्कूल का उनको बहुत सहारा मिलता है। स्कूल से कई प्रभावी जो व्यक्ति हैं, अधिकारी, बच्चों के माध्यम से वो वहाँ तक संपर्क बना लेते हैं और उसका लाभ लेते हैं। उसका लाभ लेते हैं। इस विषय पे खास करके अभी जो सागर वाला विषय चल रहा है, इस विषय पे कोई और ऐसी बात जो आपको लग रहा है छूट गई है, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर शिकायत होनी चाहिए, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन वो अब तक छुपा हुआ है, अब तक उसके बारे में बात नहीं हो एक महत्वपूर्ण बात है, ऐसे शेल्टर होम के अलावा कई संस्थाएँ हैं जैसे छात्रावास। इन छात्रावासों में इससे कई गुना बच्चे रह रहे हैं, जिनका पता ही नहीं कहाँ से। वो जिले के बाहर से भी हैं, प्रदेश के बाहर से, दूर प्रदेशों से भी, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आदिवासी हैं और वो अनुसूचित जाति के हैं। ये किसी को नहीं मालूम कहाँ से आए, क्या हुआ उनके साथ। और कभी-कभी ये होता है कि उनको इन अनाथ बच्चों के साथ मिला दिया जाता है। वो अनाथ ही हैं मगर ये इन संस्थाओं में हैं, वो छात्रावास में रह रहे हैं। तो कि कम से कम जुवेनाइल एक्ट में एक प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम के बच्चे जहाँ भी रहते हैं, छात्रावास, उनका जेजे एक्ट में पंजीयन होना चाहिए और ये स्ट्रिक्टली इस प्रावधान को लागू करना चाहिए, ताकि वो कानून के दायरे में आ जाए और संस्थाएँ का निरीक्षण भी हो और अधिकारी भी जाए, उनकी रिपोर्ट भी मिले। तो ये छूट जा रहा है और वो कठिन स्थिति में बच्चे, बहुत कठिन स्थिति। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद, और उससे ज़्यादा धन्यवाद आपका कि इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद, बार-बार सुनवाई ना होने के बावजूद भी आप बच्चों के अधिकारों के लिए सक्रिय रहे हैं। आप लगातार बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी काम करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। आपका भी बहुत बहुत